नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पिछली 19 जून को एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी सरकार की कामयाब विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा था कि दुनिया भर के देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और सन 2016 के आखिर तक कोई देश ऐसा नहीं होगा जिससे भारत के रिश्ते कायम ना हो जाएं। भारत पाक रिश्तों का जिक्र करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ सभी विवादों को आपसी बातचीत के जरिए हल करना चाहता है और अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो फिर उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। इसी मौके पर विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि चीन भारत की एनएसजी सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा है, वह तो महज प्रक्रिया की बात कर रहा है और हम साल के अंत तक एनएसजी सदस्यता हासिल कर लेंगे। चीन ने भारत की एनएसजी सदस्यता के मसले पर क्या रुख अपनाया वो तो अब साफ हो ही चुका है। वहीं पाकिस्तान भी अब अपने नए तेवर दिखा रहा है। सोमवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज़ ने कहा कि उनका देश कश्मीर मुद्दे पर अपने सैद्धांतिक रुख से पीछे नहीं हटेगा और जब भी भारत के साथ बातचीत होगी कश्मीर मुद्दा एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। साथ ही सरताज अजीज़ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता मिलने से रोकने के लिए गहन कूटनीतिक प्रयास किए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसके लिए 17 प्रधानमंत्रियों को निजी तौर पर ख़त भी लिखे, जिसकी वजह से भारत पिछले हफ्ते एनएसजी की सदस्यता हासिल करने में नाकाम रहा। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने 2 महत्वपूर्ण पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाने और विदेश नीति को सही दिशा देने में क्या मोदी सरकार विफल रही है या उसके कुछ सकारात्मक नतीजे भी दिख रहे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कूटनीतिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार, चाइनीज़ इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर प्रोफेसर अलका आचार्य और पूर्व राजदूत किशन राणा। आप सभी का स्वागत है। भारत भूषण साहब, आप बड़ी पैनी नज़र रखते हैं विदेश नीति पर। मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगा कि ये एनएसजी को लेकर के जो कुछ लोगों का कहना है कि गूफ अप हुआ और पाकिस्तान के साथ जो बातचीत की हम बात करते थे और दिसंबर में प्रधानमंत्री साहब अचानक चले गए, उसके बाद से पठानकोट हो गया, फिर विदेश सचिव स्तर की बातचीत रुकी हुई है। अभी सरताज अजीज़ साहब वहाँ दूसरा राग अलाप रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि साहब हाँ हमने रोका एनएसजी की मेंबरशिप। तो क्या ये जो 2 साल के होने पर एनडीए सरकार वाहवाही कर रही है अपनी विदेश नीति की, विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे रही हैं, उससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि इस सरकार की विदेश नीति विफल रही है वो भी सही नहीं होगा। ये ज़रूर है कि एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिली, शायद इतने एग्रेसिवली उसको उसके पीछे भागना भी नहीं चाहिए था, जबकि मालूम होना चाहिए था आपको कि जब तक सारे 48 देश उनकी आपस में सहमति नहीं हो जाती तब तक भारत को मेंबरशिप नहीं मिल सकती थी। ठीक है। दूसरा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए था कि चीन ने तो अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक आप एनपीटी के मेंबर नहीं बनेंगे तब तक प्रोसीजरली आप बन ही नहीं सकते हैं एनएसजी के मेंबर। तो चाहे जो भी कारण रहे हों, चाहे पाकिस्तान इसके पीछे रहा हो, पर आपको मालूम होना चाहिए था कि हम ऐसा करेंगे तो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। 3 दिन पहले एनएसजी की मीटिंग के आप सप्लीकेंट की तरह जाते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पास और कहते हैं कि हम भारत के हितों की रक्षा करने गए। आप तो ये मांगने गए थे कि भाई हमारा स्पेशल केस मान के आप हमें मेंबरशिप दे दो। चीन ने नहीं दी, चीन का रुख कड़ा है। लेकिन ये कहना कि पूरा ही रिश्ता चीन के साथ हम खराब बात है, कर वो रहे भी हैं गलत होगा। चीन और पाकिस्तान के तई जो हमारे संबंध हैं, क्या आप उसमें प्रगति होते हुए देखते हैं? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मेरा सवाल ये था। नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहिए कि भारत चीन के संबंध इतने खराब हो गए हैं कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी जो प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे से सुरक्षा मामलों में, स्ट्रेटेजिक मामलों में, वो चलती रहेगी और हमेशा पाकिस्तान का साथ चीन देगा। वो कहते हैं हम आयरन ब्रदर्स हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। तो ये दोनों मुल्क आपके लिए चैलेंजेस बने रहेंगे। लेकिन मोदी सरकार नहीं होती तो भी ये चैलेंजेस रहते। मोदी सरकार के होते हुए केवल ये हुआ कि एनएसजी में वो शी जिनपिंग ने झूले से आपको धक्का दे दिया जिसमें आप उनके साथ झूलना चाहते थे। मैं आता हूँ आपके पास में। अशोक सज्जनहार साहब, आप किस रूप में देखते हैं जो पिछले 1 महीने में हमारे ये मूव्स हुए हैं विदेश नीति के? एनएसजी की सदस्यता का मामला था, लेकिन चीन के साथ दोस्ती का भी एक लिटमस टेस्ट हुआ और पाकिस्तान के साथ बातचीत हो या ना हो, और ख़ास करके पठानकोट हमलों के बाद जो बातचीत स्थगित थी, क्या वो पांपोर के बाद भी जारी रहेगी कि जिसके बाद में गृह मंत्री ने कहा है कि साहब सीमा पार से जो लोग हैं वो इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं?
देखिए, एक चीज़ तो मैं जो भारत भूषण जी ने कहा है मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। अगर आप पहले भी देखें, जो 2300 साल पहले चाणक्य ने जो अपनी मंडला थ्योरी बताई थी, जो अगर कोई राष्ट्र है तो उनके साथ वाले जो पड़ोसी देश है उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं होंगे, और जो आपके पड़ोसी का पड़ोसी है उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। ये उनकी जनरल 2300 साल पहले जो उन्होंने मंडला थ्योरी बताई थी। तो चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, ये नहीं है कि जब 2 साल पहले मोदी जी की सरकार आई है तभी से खराब हुए हैं। चैलेंजेस हमारे पास पहले भी थे, अभी भी हैं, परंतु अभी जैसे कल अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा, जो अब जो हम कह सकते हैं, जो हम उनकी आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और उनसे कहते हैं जो हमारा क्या हित है। और अभी जो अगर इसको कहा जाए हाई वॉल्यूम कैंपेन किया या बड़ा एक्सेसिव कैंपेन किया, मेरे विचार से इसकी इतनी आलोचना भी ठीक नहीं होगी। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है, हमने 12 मई को अपना आवेदन पत्र दिया एनएसजी के मेंबर बनने के लिए। अभी जुम्मा 40 दिन हुए हैं, तो उसके बाद अगर हमने, और चीन अगर एकदम उसका हमारा आवेदन पत्र आया एकदम बढ़ चढ़कर उसके विरुद्ध बोल रहा है, तो हमको भी हमारे ऊपर लाजमी था, जो हम जाते दूसरी दुनिया के देश भर को सबको कन्विंस करने का हम प्रयास करते। तो चीन में जो हमने किया वो ठीक है, हमें मालूम था। और इसीलिए देखिए, आपने जो जिक्र किया 19 जून को सुषमा स्वराज जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस इतनी रेज नहीं की, उन्होंने मॉडरेट की एक्सपेक्टेशंस। आप ये मत सोचिए जो इसी मीटिंग में हमको मिल जाएगा, उन्होंने कहा इस साल के आखिर तक हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। तो इसका तो एक प्रोसेस है जो कि आगे चलता है। और पाकिस्तान के बारे में जहां तक आपने कहा, ठीक है, उसमें मैं मानता हूं, जो बहुत जैसे ट्रायल एंड एरर, फ्लिप फ्लॉप, तो प्रधानमंत्री का ये ऐसे लगता है जो उनका ये इरादा है। ठीक है, मैं आता हूँ अशोक जी आपके पास में। प्रोफेसर अलका चाय, आप भारत चीन संबंधों पर नज़र रखती हैं, काफ़ी आपने उसका अध्ययन किया है। आप भारत चीन रिश्तों को कहाँ खड़ा हुआ देखती हैं आज की तारीख में? मेरी समझ से अगर हम ये पूरे एनएसजी मुद्दे को थोड़ा सा भारत चीन रिश्तों से थोड़ा सा अलग करके देखें और दोनों को मिलाने की कोशिश ना करें, तो हमें एक दूसरा स्वरूप सामने आता है। आज भारत चीन रिश्तों का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक हो चुका है। उसमें जो पहलू हैं वो आप देखिए, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, सामरिक हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक। तो इन सब को अगर देखा जाए तो एक स्वरूप जो है दूसरा ही। और पिछले जो 10-15 सालों से दोनों देशों की तरफ से एक निरंतर प्रयास रहा है कि उच्च से उच्च क्षेत्र लेवल पे आप बातचीत जारी करिए, व्यापार को बढ़ावा दीजिए, रिश्तों को पनपने दीजिए। एक वो जो नीति है वो अपनी स्थान पे है। अब एनएसजी को अगर हम बीच में लाएंगे तो फिर सारा का सारा मामला मुझे नहीं लगता कि हम एक रैशनल तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं थी या कि ये मामला ऐसा नहीं था कि चीन ने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमारी मेंबरशिप को सपोर्ट करेगा और हमें ये वो तो हमने नहीं देखा था। वो तो एक मामला है, तो लेकिन क्या हमने बॉर्डर डिस्प्यूट पे आगे पेशरफ्त की है, आगे बढ़े हैं? क्या हमारे व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़े हैं? और क्या जो सीमा पर चीन करता रहता है कार्रवाई, उसमें कमी आई है? वही मैंने आपसे कहा कि ये जो आज के दौर में जो भारत चीन रिश्तों का जो एक स्वरूप है वो एक बहुत व्यापक हो चुका है। जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी निरंतर ये प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर स्थिति पे जाएं। तो मेरी समझ से तो हमें ये भारत चीन रिश्तों को एक ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये हमारे लिए ये सबसे अहम रिश्ता है आज की तारीख में। और हम इस रिश्ते को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, अपने हितों को देखते हुए किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। किशन राणा साहब, हम बात कर रहे हैं आज देश देशांतर में भारत की जो विदेश नीति है अपने दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के तय। चीन को लेकर के जो एनएसजी पे उसका रोल रहा है, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि शायद हमने उसके साथ वो रिश्ता कायम नहीं कर पाए या कायम करने में विफल रहे, जिससे उसकी मदद मिलती। और दूसरे पाकिस्तान के साथ जो हम दिसंबर से एक नई नीति चला रहे थे, एक नई बॉनहोमी जिसको कहा जाता है, वो हुई थी।
अचानक प्रधानमंत्री जी लाहौर पहुंचे थे, फिर उसका जवाब पठानकोट में मिला, और उसके बाद अब हम पामपोर देख रहे हैं। और साथ ही साथ सरताज अजीज़ साहब ये कह रहे हैं कि हम तो साहब कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर इशू हमारे लिए सुप्रीम है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं शायद 3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप जो है वो एक एसोसिएशन है जो सिविलियन न्यूक्लियर सप्लाई के बारे के विषय पर वो निर्णय करते हैं। उसके मेंबर हम बने या न बने वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और इसको हमने प्रेस्टीज का इशू बना दिया है, वो शायद एक ठीक रास्ता नहीं था मेरे ख्याल से। ठीक है, आज मेंबर नहीं बने तो बाद में बन जाएंगे। अभी आपने देखा आज के अखबार में जाहिर किया कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का भारत अब सदस्य बन गया है। तो जहां हम सफल रहे उसकी हम बात नहीं करते हैं। और ये न्यूक्लियर सप्लाई के पीछे उसका मकसद क्या है? उसके माध्यम से सिविलियन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट हो सकता है। अब भारत की सचमुच में ऐसी हालत नहीं है कि हम न्यूक्लियर सप्लाई, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स पे कुछ ज़्यादा जोर दे सकें। दूसरा पॉइंट, चीन के साथ हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय पर हम उनसे चर्चा करते हैं। तो एक चीज़ को लेके उसको प्रेस्टीज इशू बनाना कि हम NSG पर आप हमें सपोर्ट करें और न करें तो सब चीज़ें बंद कर देंगे, ऐसी तो बात है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जीवन में देशों के बीच में बहुत सारे मुद्दे होते हैं जी। हर एक मुद्दा का उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसको देख के हम उस पर ध्यान दें। और बहुत ज़्यादा ध्यान एक चीज़ पर जो हम अड़ जाए तो ये ठीक रास्ता नहीं है। तीसरी बात, पाकिस्तान के बारे में, बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए काफ़ी कदम उन्होंने लगाए हैं। उसका कोई ख़ास बड़ा नतीजा नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं कि उसके साथ हम एक तरह का वाया मीडिया निकालें, एक तरह का माध्यम निकालें जिससे हम पर भी और पाकिस्तान पर अच्छी असर हो। ठीक। अब आज नहीं हुआ तो शायद कल होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भारत की विदेश नीति में सबसे पहला मसला है वो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एक छोटा देश है, पाकिस्तान आज हमसे अच्छे रिश्ते नहीं करना चाहते तो रहने दो। उसको बेनाइन निगलेक्ट का एक लफ्ज़ है, उसका मतलब है कि कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहे तो ठीक है, कहो कि आप अपने रास्ते पे चलो, हम अपने रास्ते पे चलेंगे, और क्या। KS राणा साहब, मैं आऊँगा आपके पास। इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। भारत एक महान देश है, भारत सफलता के रास्ते पे अच्छी तरह चल रहा है। बिल्कुल जी। भरत भूषण साहब, हम बरसों से सुनते आए, लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं कि साहब हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। कभी उफ़ा में, कभी ताशकंद में, कभी भूटान में, कभी मिस्र में ये बात होती है। कोई भी एक घटना होती है, हमारे कूटनीतिक रिश्ते तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। बम्बई हमलों के बाद हमने देखा, उसके बाद फिर ये चीज़ शुरू हो जाती है। आखिर ये भारत पाक रिश्तों का भविष्य है क्या? ये कैसे सुधरेंगे? ये तभी सुधरेंगे जब पाकिस्तान में की जो मिलिट्री है उसका पॉलिटिक्स में और फॉरेन अफेयर्स में रोल ख़त्म होगा। वो रोल ख़त्म होता नज़र आता नहीं है। ये कहना कि मोदी जी के आने के बाद रिश्ते ख़राब हो गए हैं ख़राब, लेकिन इसलिए नहीं हुए कि मोदी जी ने कोशिश नहीं की। कोशिश बहुत की, अपने इनाग्रेशन पे ही बुला लिया था नवाज शरीफ जी को। खुद ही आप कह रहे हैं कि यहाँ भी मिले वहाँ भी मिले, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है कि हम बातचीत करना ही उनसे छोड़ दें। लेकिन पाकिस्तान को समझने की आवश्यकता है। ओवर इंथुजियास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कभी आप
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन पे पहुंच गया अचानक उनको बधाई देने के लिए और उनका हाथ पकड़ के आप चल रहे हैं, उससे दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती तब होगी जो हमारे बीच के जो मेजर मुद्दे हैं उनको आप एड्रेस करेंगे। जब तक आप कश्मीर की बात पाकिस्तान से नहीं करेंगे तब तक दोस्ती नहीं होगी, तब तक टेररिज्म चलेगा। तो ये समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है, उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है और उनके नेशनल इंटरेस्ट को भारत के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कैसे उसका समन्वय बने, कैसे कोई सोल्यूशन उसका बने। यानी कश्मीर मुद्दे का सोल्यूशन आवश्यक है। ये हमारा ये कहना कि कश्मीर तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं और उनका कहना कि एक ही डिस्प्यूट है, वो है केवल कश्मीर, ऐसी हम बातचीत करते रहेंगे तो हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। और वही स्थिति आ गई है, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा कि हमें समझ में ही नहीं आता, बात करें तो किससे करें। अब समझ में आया 2 साल बाद। 2 साल बाद तो आप सबसे बात करने को तैयार थे, ऑफिशियली अनऑफिशियली, कभी बैंकॉक में, कभी कह रहे हैं साहब जंजुआ साहब आ गए, जनरल साहब आ गए तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो हमारे NSAs बात करेंगे। ये ओवर एंथुजियाज्म जो था ये गलत था। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत हाई थी। अब रियलिटी सामने आई है, उस रियलिटी को समझिए और उससे एंगेज करिए। पर यह कहना कि कभी बात ही ना करें, पाकिस्तान को इग्नोर कर दें, वो होगा नहीं। पाकिस्तान आपको नहीं करने देगा वो। अशोक सज्जनहार साहब, ऐसे में कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं लाहौर और उसके हफ्ते बाद पठानकोट हो जाता है, या जैसे वाजपेयी जी बस लेके जाते हैं और फिर कारगिल हो जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि साहब हमने तो विश्वास किया, हमारे तो छुरा घोंप दिया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से विश्वासघात या छुरा घोंपने की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं, अनंत बार हुई हैं। कहा यह जाता है कि साहब आजमाए को आजमाए बेवकूफ़ कहलाए। तो आखिर हम इसके बारे में कहाँ लाइन खींचें कि पाकिस्तान को कर्टेल भी कर सकें और साथ ही साथ वो हमारे यहाँ आतंकवाद ना फैलाए। देखिए, एक बात तो है, जो बातचीत डायलॉग वो तो जारी रहना चाहिए, वो तो बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि बातचीत अगर आप नहीं कहाँ होगी करेंगे इस माहौल में साहब? NIA की टीम को पाकिस्तान जो है वो जाने नहीं दे रहा है जी, तो कहाँ बातचीत होगी फिर? हाँ नहीं तो जिस लेवल पर पॉसिबल है, परंतु उसके अलावा बातचीत के साथ केवल बातचीत ही एक विकल्प नहीं है। बातचीत के साथ जो आपको करना है, एक अपने यहाँ पर, अब जैसे आपने पंपोर का भी जिक्र किया और पठानकोट में भी इसके पहले हुआ, जो आपकी इंटेलिजेंस कैसी है वहाँ पर, और आप वहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन है कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर हमें अपने अंदरूनी कैसे जो सिस्टम्स हैं उसको हमें कैसे बेहतर बनाना है, जिससे कि ये इन्फिल्ट्रेशन और ये अटैक ना हो। तो ये बहुत ही मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगा। जैसे अभी राणा साहब ने कहा बिनाइन निगलेक्ट का, देखिए जब नवंबर 2014 में सार्क समिट हुआ था काठमांडू में, 2 अग्रीमेंट थे, एक मोटर व्हीकुलर, एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पाकिस्तान दोनों में अड़ गया। उसके बाद से ये हुआ, जो हम पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत है जैसे भी है करते रहेंगे, परंतु जो और काम है वो हम सब रीजनल कोऑपरेशन में करेंगे। वो BBIN आपने शुरू कर दिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इनके साथ आपने मोटर व्हीकुलर भी किया, सभी कुछ किया जी। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो आप जहां तक हो सके, जैसे बैंकॉक में हुआ शुरुआत में नवंबर में, उसके बाद पर पहले अब जैसे इतने सारे टेररिस्ट अटैक हो गए हैं तो उनको भी मालूम चल गया है, जो और जैसे उन्होंने कहा जो पूरी दुनिया भर को मालूम चल गया है जी। जो भारत जो है बहुत सक्रिय है, जो रिश्ते अच्छे हों, परंतु जब तक आतंकवाद का मुद्दा वहां पर उसके ऊपर वो कुछ कार्यान्वित नहीं करते, और जैसे भारत भूषण जी ने कहा, जो जब तक वहां की फौज की सरपरस्ती रहेगी हिंदुस्तान वही के तो साथ साहब रिश्तों लाख पर, टके का सवाल है कि आतंकवाद पे तो पाकिस्तान बाज नहीं आता। किशन राणा साहब, हम भारत पाकिस्तान रिश्तों की अगर बात करें, अभी भरत भूषण साहब कह रहे थे कि साहब आर्मी से बात करनी पड़ेगी। आर्मी से भी बात करके देख ली, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे वो आर्मी के ही आदमी थे और उनके साथ में हमने हर तरीके से बात की, उन्हें पलक पावड़े बिछा करके आगरा भी बुलाया और तब भी बात नहीं बनी। उसके बाद भी वो दिल्ली आए, प्रधानमंत्री वाजपेयी भी गए, लेकिन बात बढ़ नहीं पाती है और मामला आकर के अटक जाता है आतंकवाद और कश्मीर, इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। तो जिसको कहते हैं हाउ टू डील विद पाकिस्तान, आपकी नज़र में कोई फॉर्मूला है? एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन आप शायद मेरे से सहमत नहीं होंगे। मैं ये सुझाव रखना चाहता हूँ कि हम ऐसा निर्णय लें
कि 3-4 हफ्ते के लिए हम पाकिस्तान की बात नहीं करें, बाकी देशों की बात करें, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में, म्यांमार के बारे में बहुत चीज़ें हो सकती है। तो सारा टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान, ये बैंड बाजा, ये एक छोटी सी एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। इसको थोड़ा सा शांति दे कि 3-4 हफ्ते तक और विषय पर ध्यान दे। कैसे दे सकते हैं कि जब रोज़ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सीमा पार से लोग आकर के यहाँ हमारे जवानों को मार रहे हैं। उस वक्त में तो कहा जाता था कि साहब यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत हमें अटैक कर देना चाहिए, प्रीएम्प्टिव एक्शन करने की भी बात हुई पार्लियामेंट में, लेकिन वो सब तो कहीं पीछे चली गई बातें। नहीं भाई साहब, हमारा देश हमारी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो ज़रूर करिए, उसको कौन रोक रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हम वैसे इसको अंग्रेजी में हैंड रिंगिंग कहते हैं। हम सारा टाइम कहते हैं अरे लेकिन पाकिस्तान ये कर रहा है, हम क्या करें, हमने बहुत कोशिश करी। अब भाई छोड़ो ये बात, और चीज़ों पर ध्यान दो। जो टेररिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हमें अपने देश के अंदर जो भी हो सके वो करना ज़रूरी है। और बाकी क्वाइटली हमें और कुछ करना हो तो वो भी करिए, लेकिन इसके ज़्यादा चर्चा करने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी अलका जी, हम भारत चीन और भारत पाकिस्तान दोनों रिश्तों की बात कर रहे हैं। चीन अब चाबहार के ज़रिए से काफ़ी आगे तक आ गया। हम माफ़ कीजिएगा ग्वादर, और हम चाबहार के ज़रिए से अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये कूटनीतिक रिश्ते हमारे बेहतर नहीं होंगे, आपसी संबंध बेहतर नहीं होंगे, वैसे में हम आर्थिक विकास की क्या बात कर सकते हैं। हालांकि जब यूपीए सरकार थी उस वक्त में कहा गया कि हम चीन के साथ में जो अपने कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उनको बैक बर्नर पर रखेंगे और हम अपने आर्थिक रिश्तों की बात करेंगे, आर्थिक हितों की बात करेंगे। वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं? मेरे ख्याल से जो अभी नीति देख रहे हैं आप, वो कंटेंशियस इश्यूज़ बैक बर्नर पे भले ही रखेंगी, लेकिन उनके ऊपर भी निरंतर प्रगति हो रही है। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि जब हम एक नीति को निर्धारित करते हैं तो उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने बात कही कि आज की दुनिया जो है वो बहुत ही इंटरडिपेंडेंट हो गई है और कोई भी देश ऐसा है कि मतलब अपने आप में रह नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि चीन आपके चारों तरफ है। आप जहाँ भी हिलेंगे, या चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया जाइए, साउथ एशिया आपके ही क्षेत्र में, या सेंट्रल एशिया, तीनों जगह आपका चीन के साथ आमना सामना होगा। और अब हमारे सामने ये चुनौती है कि हम चीन के साथ किस तरह एक साझेदारी की एक नीति बनाएं, क्योंकि दोनों देशों की बात जब होती है तब एशिया में यही एक तरह से गुहार उठती है कि ये अगर सेंचुरी एशिया की होनी है और अगर चीन और भारत एक दूसरे के साथ पार्टनर्स और या सहयोगी रिश्ता कायम कर लेते हैं तो ही एशिया का उत्थान है। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। सबसे पहले ये कि हम चीन की गतिविधियों को अपने आसपास किस तरह से देखते हैं। अगर हम उसको सिर्फ अपने ही खिलाफ देखेंगे तो फिर हमारे हाथ बंध जाएंगे। लेकिन चीन की भी अपनी एक कुछ समस्याएं हैं, उनके चलते वो दूसरे कदम उठा रहा है, उनकी भी सुरक्षा चुनौतियां हैं। किस हद तक उनकी सुरक्षा चुनौतियां और हमारी सुरक्षा चुनौतियों के ऊपर बात हो सकती है। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि आप चीन के साथ किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि इस समय स्थिति सीधी ये है कि अगर आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो चीन का पलड़ा हमारे ऊपर बहुत हावी होगा। और वो स्थिति हमको सामने पाकिस्तान के साथ दिख रही है। पाकिस्तान चीन रिश्ते जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और अब चीन का सामरिक जो एक स्टेक्स हैं पाकिस्तान में वो बहुत बढ़ गए हैं। ठीक, तो भूषण जी, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि ना तो हम इस सरकार की विदेश नीति को विफल कह सकते हैं और ना ही, अगर मैं ठीक समझा हूँ, कि बहुत कामयाब। तो आप कहाँ देखते हैं उसको, भारत की विदेश नीति? मैं देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रोफाइल दुनिया में ज़रूर ऊंचा किया है, लेकिन साथ ही साथ शायद हम अमेरिका के इतने करीब चले गए हैं कि जो हम कहते हैं कि बाईपोलर वर्ल्ड नहीं है, चीन दूसरे पोल के रूप में, हम उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। उस प्रतिस्पर्धा में हमको नहीं घुसना चाहिए। एक
दूसरा, जैसे कि अलका जी ने कहा, अपने सारे पड़ोसी मुल्कों से हमें रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे। पाकिस्तान उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन उसमें इंक्लूडेड है नेपाल भी। नेपाल तो इतने अच्छे रिश्ते थे, कैसे ख़राब हो गए मोदी जी के आने के बाद जी। वो भी इनको ध्यान देना पड़ेगा। बांग्लादेश, जहाँ पूरी बांग्लादेश पॉलिसी खाली एक पार्टी पे केंद्रित है, अवामी लीग पे, और खुदा न खास्ता कहीं उस पार्टी को या उसके नेता को कुछ हो गया तो आपकी कोई बांग्लादेश पॉलिसी ही नहीं है। श्रीलंका में बड़ी मुश्किल से एक ऐसी सरकार आई है जो आपके फेवर में काम करती है। मालदीव्स जैसे देश के प्रति आपकी पॉलिसी जो है सक्सेसफुल नहीं है। तो विफलताएं हैं, लेकिन कुछ सफलताएं भी हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि जो प्रोफाइल है इंडिया का, बहुत बड़ा प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सब लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी। भले ही 7.5% ग्रोथ ना हो रही हो, 5.5% ही हो रही हो, लेकिन दुनिया के और मुल्क बताइए जहाँ पे इतना बड़ा हो, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह की हो रही हो, चीन को छोड़ करके। तो कुछ सफलताएं भी हैं, लेकिन विफलताएं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भरत भूषण जी, अशोक सज्जनहार साहब, प्रोफेसर अलकाचार्य और किशन राणा साहब हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे मेहमानों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं और भारत चीन के बीच जो रिश्ते हैं, उस पर ज़रा संभल के कदम रखने की ज़रूरत है और उसको बहुत ही सोच विचार के बाद अपनी नीति बनाए जाने की ज़रूरत है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।